आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनोमस कॉलेज राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है एड्जॉर्प्शन। इस टॉपिक के अंतर्गत जो कंटेंट्स हमें देखने हैं वो हैं अब्जॉर्प्शन वर्सेस एड्जॉर्प्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन वर्सेस केमिकल एड्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, उसके अंतर्गत फ्रुंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ बेट। तो एब्जॉर्प्शन वर्सेस एड्जॉर्प्शन, ये दो टर्म्स एक जैसे हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले टर्म आता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन वो फिजिकल या केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई दो पदार्थ, कोई दो सब्सटेंस एक दूसरे के संपर्क में या कांटेक्ट में आते हैं। सॉर्प्शन को दो भागों में बांटा गया है, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण और एड्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण। तो एब्जॉर्प्शन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी पदार्थ के एटम्स या मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे पदार्थ के अंदर एंटर करते हैं और समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जबकि एड्जॉर्प्शन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस भी हो सकते हैं जो दूसरे पदार्थ के सरफेस पर, सतह पर जा कर के इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अधिशोषण में दो पदार्थों की बात की गई है, एक जिसके ऊपर दूसरा पदार्थ जिसकी सतह पर आकर चिपकता है वो, और दूसरा जो पदार्थ है वो। तो यहाँ पे दो टर्म्स का यूज़ होगा, अधिशोषक और अधिशोष, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट। अधिशोषक या एड्जॉर्बेंट वो पदार्थ है जिसके सतह पर दूसरा पदार्थ आकर चिपकता है। ये जनरली सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और जो पदार्थ आकर एड्जॉर्बेंट की सतह पर चिपकता है वो कहलाते हैं अधिशोष या एड्जॉर्बेट। ये गैस या सॉल्यूशन फेज में, गैस या लिक्विड फेज में हो सकते हैं। ये जो फिगर है इसमें एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन को समझाने का प्रयास किया गया है। जो पहला फिगर है उसमें आप देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर घुस गए हैं। तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन। दूसरे फिगर में आप देखेंगे कि लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड के सतह पर जाकर चिपक जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? अधिशोषण, एड्जॉर्प्शन। अब इन दो प्रोसेसेस के बीच में अंतर देखते हैं हम। तो सबसे पहले डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया है अब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन का। तो अगला पॉइंट देखते हैं फेनोमेनन, किस तरीके का प्रोसेस है ये। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एड्जॉर्प्शन एक सतह या सरफेस फेनोमेनन है, क्योंकि जो एड्जॉर्बेंट का सरफेस होता है उसके ऊपर एड्जॉर्बेट आकर के चिपकता है। तो ये सतह से रिलेटेड फेनोमेनन है। जबकि एब्जॉर्प्शन यदि देखा जाए तो जो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्जॉर्बेंट के अंदर घुस जाता है। तो ये सरफेस में तो होता ही है, साथ ही साथ सरफेस के नीचे भी पाया जाता है। तो ये बल्क फेनोमेनन कहलाता है। हीट एक्सचेंज की यदि बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होने के लिए हमें ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, जबकि एड्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी, यानी इस प्रोसेस के दरमियान हीट या ऊष्मा रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? एब्जॉर्प्शन तापमान से प्रभावित नहीं होता है, जबकि एड्जॉर्प्शन हमेशा या अक्सर लो टेम्परेचर पे देखने को मिलता है। रेट ऑफ रिएक्शन, एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट यानी एक ही दर से चलता है, जबकि एड्जॉर्प्शन का दर पहले बढ़ता है और फिर एक साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। कंसंट्रेशन, अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एड्जॉर्बेट का जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे और बल्क में दोनों में एक समान होता है, जबकि एड्जॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेट है वो सरफेस पे चिपकता है। इस कारण से सरफेस पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और बल्क में नहीं होता है उसका कंसंट्रेशन। अब अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो अधिशोषण को दो आधारों पर
डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में लगने वाला बल। तो यदि हम सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर एड्जॉर्प्शन को क्लासिफाई करते हैं तो एड्जॉर्प्शन दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव या धनात्मक अधिशोषण, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन या ऋणात्मक अधिशोषण। पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन जब एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन अधिशोष्य का कंसंट्रेशन अधिशोषक के सरफेस पर ज़्यादा होता है। एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर जब ज़्यादा होता है तो ये कहलाता है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल, कंसंट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड को जब ब्लड चारकोल के साथ शेक किया जाता है तो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। नेगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या होता है? इसके अंतर्गत जो एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन है वो एड्जॉर्बेंट के बल्क में ज़्यादा होता है सरफेस की तुलना से, यानी जो अधिशोषक है उसके बल्क में अधिशोष्य की मात्रा अधिक होगी सरफेस या सतह की तुलना में। इसका एग्जाम्पल है डाइल्यूट पोटेशियम क्लोराइड को जब ब्लड चारकोल के साथ शेक किया जाता है तो नेगेटिव एड्जॉर्प्शन या ऋणात्मक अधिशोषण देखने को मिलता है। जब हम एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण का बल है, उसके आधार पर डिवाइड करते हैं तो एड्जॉर्प्शन दो प्रकार का है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन या मल्टीलेयर या वॉन्डर वॉल एड्जॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण, तथा केमिकल या मोनोलेयर या इसी को लैंग्योर एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन भी कहलाता है। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एक से अधिक लेयर का फॉर्मेशन होता है एड्जॉर्प्शन के दौरान। और वॉन्डर वॉल एड्जॉर्प्शन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल कौन सा है? वॉन्डर वॉल फोर्सेस। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन को मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन कहा जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं कि एड्जॉर्बेट का एक ही लेयर बनता है एड्जॉर्बेंट के ऊपर। इस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो जनरली केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में होता है। अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में अंतर भी देखना है। तो हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन यानी भौतिक अधिशोषण तथा केमिकल एड्जॉर्प्शन यानी रासायनिक अधिशोषण के मध्य अंतर देखेंगे। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में जो ऑपरेटिंग फोर्स होता है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट यानी अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो होता है वॉन डर वाल फोर्सेस। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन के केसेस में ये होते हैं केमिकल बॉन्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हीट एनर्जी इन्वॉल्व्ड। क्योंकि वॉन डर वाल फोर्सेस बहुत ही दुर्बल होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, इसलिए जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगी फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में वो है 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रबल होने के कारण जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व है वो है 40 से 400 किलोजूल प्रति मोल। एक्टिवेशन ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेचर ऑफ गैस, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का केस यदि हम देखते हैं तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, इसलिए कोई स्पेसिफिक गैस लिया जाए एड्जॉर्बेट के फॉर्म में ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, तो हमें एड्जॉर्बेट ऐसा लेना होगा जो एड्जॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। इसलिए नेचर ऑफ गैस या एड्जॉर्बेट स्पेसिफिक होना चाहिए। सरफेस एरिया यानी सतह के क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे सतह का क्षेत्रफल सरफेस एरिया बढ़ाया जाएगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि एड्जॉर्प्शन एक सतह से जुड़ी प्रोसेस है, लेयर का फॉर्मेशन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में मोनो लेयर का फॉर्मेशन होता है। पिछले डायग्राम में आपने देखा है।
रिवर्सिबिलिटी उत्क्रमणीयता, फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय, क्योंकि यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसलिए बॉन्ड्स इजीली ब्रेक नहीं होंगे। केमिकल एड्जॉर्प्शन इसी कारण से इरिवर्सिबल होता है, जबकि एनर्जी कम होने के कारण वॉन डर वाल फोर्सेस आसानी से ब्रेक किए जा सकते हैं, इसलिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल उत्क्रमणीय होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन तापमान बढ़ाने के साथ साथ कम होता चला जाता है। क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूल्स की, और वे आसानी से जो वॉन डर वाल फोर्सेस हैं उसको ओवरकम करेंगे और उनके बीच का जो बल है वो टूट जाएगा। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में आप टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो पहले केमिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ता चला जाता है, एक मैक्सिमा तक पहुंचता है और फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। नीचे दिए हुए सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कैसे चेंज होता है। अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हीट एनर्जी जो इन्वॉल्व होती है केमिकल एड्जॉर्प्शन में वो 40 से 400 किलो जूल पर मोल है, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ये एनर्जी मिल जाती है और केमिकल एड्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है। लेकिन एक समय सीमा के बाद मैक्सिमा तक पहुंचकर फिर एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस डिक्रीज़ हो जाता है, एड्जॉर्प्शन का रेट डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज़्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का जो प्रक्रिया है वो होता किस प्रकार से है। सबसे पहले तो एड्जॉर्प्शन एक ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसके जब एड्जॉर्प्शन होता है तो ऊष्मा विमुक्त होती है, एनर्जी हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। एक मोल एड्जॉर्बेट जब एड्जॉर्बेंट पर, एक मोल अधिशोष्य जब अधिशोषक पर एड्जॉर्ब होता है तो जो ऊष्मा रिलीज़ होती है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एड्जॉर्प्शन ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं, इन दोनों का साइन वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का, एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स का एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होता है, जब अधिशोषक के कण अधिशोषक के सतह पर अधिशोषित होते हैं तो जो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल हैं उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, विचरण की स्वतंत्रता कम हो जाती है, रेस्ट्रिक्टेड मोशन शो कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है उनका मोशन, इस कारण से एंट्रोपी डिक्रीज़ हो जाती है। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की यदि हम बात करें तो एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियसली होता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन सभी को पता है, del G इज इक्वल टू del H माइनस टी del S। थर्मोडाइनमिक्स में आपने पढ़ा होगा, del G है फ्री एनर्जी, del H है एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और del S है एंट्रोपी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो यदि ये प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस है तो del G की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। del H की वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और del S की वैल्यू भी नेगेटिव होगी क्यों। तो इस तरीके से del G भी, del H भी और del S भी नेगेटिव है, लेकिन गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के अकॉर्डिंग del G की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। तो इसके लिए ज़रूरी है कि del H की वैल्यू del S की तुलना में ज़्यादा नेगेटिव हो, तभी del G आपका नेगेटिव आएगा, अदरवाइज़ del G पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा। यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है वहाँ पे आपको दो टर्म्स देखने को मिल रहा होगा, एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन तो सभी को पता है कि अधिशोष्य के कण अधिशोषक के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं, एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे चिपक जाएगा। डिसॉर्प्शन की प्रोसेस भी इक्विलिब्रियम में चलती है, साम्यावस्था में चलता है। डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है कि एड्जॉर्बेट या अधिशोष्य के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्जॉर्बेंट या अधिशोषक के सरफेस से हट जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, अधिशोष्य की प्रकृति।
एड्जॉर्बेंट के नेचर पे एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि हाइड्रोजन एल्यूमिना के सरफेस पे वीकली एड्जॉर्ब होता है, जबकि निकल के सरफेस पे स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होता है। हाइड्रोजन वही है, लेकिन एल्यूमिना और निकल का सरफेस चेंज होने पे एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट चेंज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल। जैसे जैसे सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा, एड्जॉर्प्शन के लिए जो साइट्स हैं वो बढ़ेंगी, एड्जॉर्प्शन के लिए स्थान बढ़ेगा, इस कारण से एड्जॉर्प्शन की मात्रा भी बढ़ेगी। इसीलिए जो फाइनली डिवाइडेड यानी पाउडर के फॉर्म में जो सॉलिड्स होते हैं जैसे चारकोल, उसका एड्जॉर्प्शन या अधिशोषण की जो शक्ति होती है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ गैस। यहाँ पे यदि हम गैस के एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गैस का एड्जॉर्प्शन उसकी लिक्विफिएबिलिटी, द्रवणशीलता पर निर्भर करता है। यदि गैस ईज़िली लिक्विफाई किया जा सकता है, ईज़िली द्रवित किया जा सकता है, तो वो गैस आसानी से अधिशोषित या एड्जॉर्ब होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस, ये इन गैसेस को आसानी से लिक्विफाई या द्रवित किया जा सकता है, इसलिए सॉलिड के सरफेस पे आसानी से एड्जॉर्ब होते हैं, जबकि परमानेंट गैसेस जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनका अधिशोषण कठिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। ताप का क्या प्रभाव होता है अधिशोषण पे? तापमान बढ़ने के साथ साथ गैस मॉलिक्यूल्स या जो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इनके मॉलिक्यूल्स का और एड्जॉर्बेंट के सरफेस के बीच में कोलिजन या टक्कर बढ़ेगा, जिसके कारण से एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा। प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रेशर जो है समानुपाती होता है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड सरफेस। प्रेशर आपके मॉलिक्यूल्स और अधिशोषक के सतह के बीच होने वाली टक्करों के समानुपाती होता है, लेकिन कुछ समय के बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ कोलिजन का बढ़ना और एड्जॉर्प्शन का बढ़ना ये समाप्त हो जाता है।